आज के इस वीडियो में हम इस पाठ का अंतिम पॉइंट, जिसका नाम है जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि जैव विविधता को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। यहाँ हमारी इस पाठ्य पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले कुछ सामान्य जानकारी से। हमारे जीवमंडल क्या होता है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उस पे 3 मंडल हैं: स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल जब तीनों मिल जाते हैं तो वो जीवमंडल कहलाता है। उसमें सारे सजीव, पेड़ पौधे और निर्जीव पदार्थ जैसे पानी, मिट्टी, हवा सब शामिल हैं। तो वो सब मिलकर के जीवमंडल कहलाता है। कहने का मतलब जीवमंडल में आपको जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों को मिलाएंगे तो पूरा जीवमंडल बन जाएगा। तथा पारिस्थितिकी तंत्रों के असंतुलन, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण आप सभी जानते हैं कि जैविक और अजैविक घटक और उनके आपस में परस्पर क्रिया से होता है। तो इनके अंदर जब तंत्रों के संतुलन तथा सामान्य क्रियाशीलता के लिए जीव जंतुओं तथा वनस्पति की विविधता का बने रहना आवश्यक है। यानी कि जीवमंडल का संतुलन बना रहे और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे, इसके लिए जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो विविधता है, यानी कि जैव विविधता है, उसका बना रहना आवश्यक है। अगर जैव विविधता का संरक्षण नहीं होगा तो जीवमंडल का संतुलन बिगड़ जाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बिगड़ भी रहा है। तो आगे लिखा है, किंतु आधुनिक मानव के स्वार्थ पूर्ण क्रियाकलापों तथा उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण, यानी कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को नष्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित विदोहन से पृथ्वी की जैव विविधता का निरंतर क्षय हो रहा है। यानी कि पृथ्वी पर जो जैव विविधता है, पौधों की और जंतुओं की जो विविधता है, वो निरंतर नष्ट हो रही है, उसका क्षय हो रहा है, वो ह्रास हो रही है। तथा जीवों पादपों की अनेक प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो रही हैं या संकटापन्न है, यानी कि या तो विलुप्त हो रही हैं या फिर संकटग्रस्त अवस्था में आ चुकी हैं। आगे लिखा है, संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम इनके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत देश द्वारा क्या प्रयास किया गया है, स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए उनके बारे में। तो इसमें लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब आप समझते हैं अलग अलग देशों के जो देश हैं वो सब मिलकर के एक साथ एक मीटिंग और एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो ये तय करते हैं कि हमें जैव विविधता को कैसे बचाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए, ह्रास यानी कि क्षय होना, नष्ट होना, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसको अपन यूएनओ कहते हैं, ठीक है, इसको अपन अंग्रेजी में यूएनओ, ठीक, जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, यू मतलब यूनाइटेड, ठीक है, यानी कि जो यूनाइटेड यूनियन है, ठीक, और किसका है ये, नेशन, राष्ट्र, और ओ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अधीन 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यानी कि यूएनओ के अंतर्गत एक 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। IUCN का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, ठीक है, सी का मतलब कंजर्वेशन, और एन का मतलब नेचर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय, विश्व का मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक, यू का मतलब यूनियन यानी कि संघ है, फिर और सी का मतलब कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, और नेचर यानी कि प्रकृति या प्राकृतिक, ठीक है। तो IUCN का पूरा नाम आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ का गठन हुआ था 1968 में, ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है।
इस संस्था द्वारा 4 वर्ष तक विश्व के विभिन्न पादप व प्राणी जातियों का अध्ययन करके 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था रे डाटा बुक। रे डाटा पुस्तक, लाल आंकड़ों की पुस्तक। रे डाटा यानी कि लाल आंकड़ों की पुस्तक। इसका मतलब यह नहीं है कि इस किताब के अंदर के लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं। उस पुस्तक का नाम है रे डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक। तो ये 4 वर्ष यानी कि 68 में यूएनओ बना था, आईयूसीएन बना था, और इसने पूरे विश्व के विभिन्न जाति और पौधों, विश्व के जो पौधे हैं और जंतु उनकी जातियों की उनकी संख्या को काउंट किया, कौन कौन से कितने कहाँ पाए जाते हैं, और 4 वर्ष यानी कि 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित कर दी जिसका नाम है रेडाटा पुस्तक। अब ये यहां से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेडाटा के बारे में। इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों, उनके आवास व वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन ये बनता है कि रेडाटा पुस्तक क्या है, तो आपको में लिखना है कि इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियों, उनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध यानी कि उनको लिखा गया है कि कौन से पौधों की, कौन से जंतुओं की, कौन कौन सी जातियां लुप्त हो चुकी हैं और कौन सी संकटग्रस्त हैं। तो यहाँ पर ये जो आईयूसीएन जो है, इसने इस पुस्तक का विमोचन किया, और इस आईयूसीएन ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 संवर्गों में विभाजित किया है। यानी कि आईयूसीएन ने जो एक पुस्तक है रेडाटा पुस्तक, इस पुस्तक में 5 प्रकार की वर्गीकरण किया है, 5 भागों में इसको वर्गीकृत किया है। जैव विविधता के अंदर जो पौधे जंतु आते हैं उनकी जातियों को, प्रजातियों को। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 नाम जो है कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है नंबर 1 विलुप्त प्रजातियां, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, विलुप्त यानी कि जो कि लुप्त हो चुकी हैं, अभी नहीं है। ऐसी जातियां जो अब विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती हैं, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। तो यहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि विलुप्त प्रजातियां क्या है, यानी कि पहले प्रेजेंट थी, पहले हुआ करती थी कई अरबों करोड़ों वर्षों पहले, परंतु अब नहीं है। ठीक है, और परंतु ये नहीं कि कई अरबों वर्षों पहले ही लुप्त हुई हैं, कुछ प्रजातियां जो है वो अभी हाल ही के वर्षों में लुप्त हुई हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल याद दिए जा रहे हैं, जैसे डोडो पक्षी है, ठीक है, ये लुप्त हो चुका है। डायनासोर कई अरबों वर्षों पहले हुआ करते थे, लुप्त हो गए। रायनिया पादप जो है ये लुप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से विलुप्त वाले पौधों के एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके एग्जाम्पल भी पूछ जाते हैं। विलुप्त प्रजातियां क्या है कि नहीं, 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो आपको ये 3 दे रखे हैं इसमें, ठीक है ना, डोडो पक्षी, डायनासोर और रायनिया पादप, ये विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी जो प्रजातियां वो है संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी कि ये वर्तमान में प्रेजेंट है लेकिन विलुप्त होने की कगार पर है, संख्या में बहुत कम है। अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी, वो संकटग्रस्त होती हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है तथा जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगी, जैसे चित्ता है, बाघ है, बघेरा है, जिंगो बाइलोबा। जिंगो बाइलोबा एक पौधा होता है, ठीक है, और जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, अनावर्तबीजी पौधा है। सर्पगंधा, रावलेथिया सर्पेंटाइना जिसका वैज्ञानिक नाम है, आप जानते हैं, औषधि पौधा है। गेंडा है जो कि एक जंतु है। तो ये सारे संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ठीक है। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं एग्जाम के अंदर। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है कि नहीं, 2 या 3 उदाहरणों से इसको समझाइए, तो आपको ये भी याद रखना है। तीसरा जो प्रकार है वो है अति संवेदनशील प्रजातियां। अति संवेदनशील यानी कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या तेजी से कम हो रही है तथा शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका है। देखो, पहले विलुप्त थी, विलुप्त से आई संकटग्रस्त, उसके बाद में अति संवेदनशील, यानी कि ये क्या है, तेजी से कम हो रही है लेकिन ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे बाद में, संख्या दिन की धीरे धीरे कम होती चली जाएगी अचानक। जैसे याक है, ठीक है, नीलगिरी लंगूर है, नीलगिरी की जो पर्वत श्रृंखला है नीलगिरी, ठीक है, तो वहां पर जो लंगूर पाया जाता है वो उसका नाम ही नीलगिरी लंगूर रख दिया। लाल पांडा है, ठीक है, कोबरा जो सांप है, सबसे जहरीला खतरनाक सांप होता है कोबरा, और ब्लैक बग है। ये सारे अति संवेदनशील प्रजातियों के एग्जाम्पल हैं। फिर चौथे नंबर पे आती हैं दुर्लभ प्रजातियां, जैसे नाम ही है दुर्लभ, ठीक है, यानी कि जो बहुत ही कम रह गई हैं। ऐसी प्रजातियां जो प्राय सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रह गई हैं, यानी कि किसी सीमित क्षेत्र में ही, ठीक है, और दूसरी जगह नहीं पाई जाती हैं, बहुत ही एक किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में मिलती हैं, या जिनकी संख्या बहुत विरल है, जैसे लाल भेड़िया है, ठीक है, हेनान गिब्बन है, ग्यावान गेंडा है। तो ये सारे के सारे दुर्लभ प्रजातियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आपको समझना है, याद रखना है, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो विलुप्त और संकटग्रस्त, और जो अभी अपन ने पढ़ा था ये अति संवेदनशील, इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा, दुर्लभ को भी याद कर लीजिएगा। और अंत में है 5वां जो प्रकार है वो है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां।
अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें उक्त किसी विशिष्ट वर्ग में नहीं रखा जा सकता। यानी कि हमको उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम उनको ये जो कैटेगरी बनाई है 5 भागों में इसको रखा है अपने, तो उनको किसी 4 भागों में अपन नहीं रख करके उसको 5वें में अपर्याप्त में रख देंगे। ठीक है, ऊपर अगर जो 4 प्रकार अपने दे रखे हैं, विलुप्त है, संकटग्रस्त है, अति संवेदनशील है, तो उनके अलावा उस जो बच गई वो सारी सारी अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजाति इसमें आ जाएंगी। आगे देखिए एक खास बात जो इसमें आ रही है, इसमें लिखा है IUCN ने वर्ष 1973 में एक कन्वेंशन आयोजित की। कन्वेंशन यानी कि एक प्रकार से कोई एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें विभिन्न देशों के संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाने पर अपनी सहमति दी थी। यानी कि अलग अलग देशों के जो लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये तय किया कि जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जाएगा। ठीक है, वो तेजी से नष्ट हो रही हैं तो वो भी विलुप्त हो जाएंगी, इसलिए उनको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सभी देशों के लोगों ने अपनी अपनी सहमति दी थी। वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर, अब देखो एक दूसरी एक मीटिंग और है, ठीक है, एक सम्मेलन और हुआ है, तो वो हुआ था 1992 में ब्राजील के शहर, ब्राजील जो देश है उसका एक शहर, उसका नाम है रियो डी जेनेरिया। ठीक है, ब्राजील का एक शहर है, क्या नाम है उसका, रियो डी जेनेरिया। उसमें एक सम्मेलन हुआ था 1992 में जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। उस सम्मेलन का नाम रख दिया पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो जैविकता उसको बचाने के लिए, पृथ्वी के ऊपर जो प्रदूषण हो रहा है, इनसे संबंधित एक सम्मेलन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ठीक है, तो वो थी अपनी पृथ्वी सम्मेलन। उस सम्मेलन के दौरान जैव विविधता संधि, यानी कि एक संधि हुई थी, संधि मतलब बहुत सारे जो देश हैं, लगभग देखो इसमें लिखा है कि अस्तित्व में आई, जिसे आज 193 देश स्वीकार कर चुके हैं। यानी कि एक उसमें कुछ नियम बनाए गए और यह तय किया गया कि हमें जैव विविधता को किस प्रकार से बचाना है, तो उसके लिए एक संधि की गई थी देशों के मध्य, और उक्त संधि के माध्यम से सभी देशों ने जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी और सभी देश उस पर सहमत हो गए थे कि हम जैव विविधता को बचाने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, ये तो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये जो अब तक अपन ने पढ़ा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अपने भारत देश की बात करेंगे कि भारत देश ने क्या क्या प्रयास किए हैं जैव विविधता को बचाने के लिए। तो इसमें लिखा है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD, देखो अभी ऊपर आया था, ठीक है, कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD जो ये था, ये CBD इसकी बात कर रहा है, जैव विविधता संधि का ये फुल फॉर्म आप ये भी याद रखिएगा, CBD यानी कि कॉन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता संधि। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है, CBD वाला रियो डी जेनेरिया में, ब्राजील के शहर में, तो उसमें भारत के फिर जो अपना पार्लियामेंट है उसमें यह तय किया गया संसद के अंदर कि किस प्रकार से हमें जैव विविधता को बचाना है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो केंद्र सरकार यानी कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली के अंदर जो अपना पार्लियामेंट है, वहां उन्होंने कुछ नियम बनाए और उन्होंने वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट, ठीक है, यानी कि 2002 के अंदर एक जैव विविधता एक्ट बनाया गया जिसके 3 मुख्य उद्देश्य अंगीकृत किए गए कि हमें इन 3 बातों पे काम करना है। पहला तो हमें ये करना है कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता को बचाना है। दूसरा था उसमें जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे वह लंबे समय तक उपलब्ध रहे। यदि हम जैव विविधता को काम में लेंगे तो उसको इस प्रकार से काम में लेंगे कि ताकि वो लंबे समय तक काम में आती रहे। जैसे मान लीजिए हमको कुछ पेड़ को काटना पड़ रहा है, पेड़ों को काटना जरूरी है, जैसे वहां से कोई रेल की लाइन जा रही है, सड़क जा रही है, तो वहां पेड़ों को काटना तो जरूरी है। ठीक है, तो वहां पर ये नियम बनाए गए कि जितने पेड़ कटेंगे उतने ही पेड़ या उससे ज्यादा पेड़ वहां पर उस सड़क के किनारे, उस रेल की पटरियों के किनारे लगाए जाएंगे और लगाए जाएंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं अपन, यानी कि लंबे समय तक उसका उपयोग कर सके अपन, सस्टेनेबल यूज कहते हैं उसको। तीसरा है देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, यानी कि हमारे देश के अंदर जो जैविक संसाधन है, ठीक है, जैविक संसाधन यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जिसका अपन उपयोग करते हैं, तो उनसे जो लाभ होता है उनका समान वितरण ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं हो कि कुछ लोग इसका उपयोग कर पाए बाकी किसका उपयोग नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। तो ये समानता, समान विवरण, समानता को ध्यान में रखा गया। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य इसके रखे गए थे।
अगला पॉइंट है इसमें, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है। देखो यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो भारत में जैव विविधता एक्ट 2002 बना था उसके अंदर तीन स्तर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तीन स्तर का एक संगठन बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया है जिसका नाम क्या है, एनबीए, यानी कि नेशनल, बी का मतलब क्या है, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, और ऑथोरिटी। दूसरा ये तो था अपना पूरे सेंट्रल का। दूसरा जो स्तर है वो है राज्यों में, यानी कि जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, तो राज्यों में जैव विविधता बोर्ड जो है वो बनाया गया था, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड बनाया गया। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर, स्थानीय यानी कि लोकल, ठीक है, जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, एनजीओज वगैरह जो होते हैं वो भी शामिल है। तो एक स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई थी, जैव विविधता मैनेजमेंट कमिटीज बनाई गई थी। तो ये तीन स्तर हो गए। तो तीनों स्तरों का आपको याद रखना है। कितने स्तर हैं, तीन, कौन कौन से, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय स्तर। ठीक है, अब आगे बात कर रहा है कि भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से, देखो ये पहले अलग अलग कानून बना दिए थे समय समय पर, कि पर्यावरण को बचाने के लिए अलग कानून बना दिया, फिर पेड़ों को बचाने के लिए अलग बना दिया, जल प्रदूषण को रोकने के लिए अलग बना दिया, वायु प्रदूषण के लिए अलग बना दिया। तो ये सारे अलग अलग कानून बना दिए थे। परंतु 2010 में क्या हुआ, 2010 के अंदर ये एक तय किया गया कि जो अलग अलग कानून बने हुए हैं पर्यावरण के, वन के, जल, वायु और जैव विविधता, इन कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से, यानी कि इन सब के लिए एक ही कानून हो जाए। तो उसके लिए दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको भी आपको याद रखना है कि 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ, जिसके अंदर पर्यावरण, वन, जल, वायु, जैव विविधता, इन सब के लिए एक कानून, एक ही एक्ट बनाया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए, वनों को काटता है, अंधाधुंध कटाई करता है, अत्यधिक मात्रा में जल प्रदूषण करता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो उसके लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ दंड बनाए गए थे कि उसको सजा होगी, इस प्रकार से आर्थिक मिलेगी, ठीक है, यानी कि पैसों का जुर्माना होगा। तो उसके लिए पहले अलग अलग कानून थे और कोर्ट में जाना पड़ता था, ठीक है, हाई कोर्ट तक उसमें जाते थे लोग। परंतु उसके बाद में एक क्योंकि कोर्ट में तो आपको पता है वैसे ही बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे केसेस होते हैं, जो ज्वलंत मुद्दों के केस होते हैं, उनके ऊपर सुनवाई जल्दी होती है, बाकी तो ऐसे ही पेंडिंग पड़े रहते हैं, लंबे समय तक केस चलते रहते हैं। इसलिए एक अलग ही उसके लिए एक्ट बना दिया गया, एक अलग ही अधिकरण बना दिया गया, जिसके अंदर वहां अपन इसकी सुनवाई जल्दी हो जाती है और तुरंत ही इसके ऊपर फैसला हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है इसका गठन हुआ था 2010 के अंदर। अब उक्त कानूनों के अंतर्गत अपील, अपील यानी कि जो कोर्ट के अंदर जो अपन केस दायर करते हैं, अपील करते हैं, वो उच्च न्यायालय में नहीं वरन राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज होगी। यानी कि ये जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण बनाया है उससे पहले तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अंदर अपील दायर होती थी, लेकिन उसके बाद में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंदर अपील दर्ज होती थी, जिसमें इन विषयों से संबंधित विवादों का निपटारा तेजी से होगा, इसलिए ये अधिकरण बनाया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय भोपाल में बनाया गया है। कहाँ है, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, वहां इसको बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और अब अपन देखेंगे अंत में इसका तीसरा लास्ट पॉइंट जो है वो है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, यानी कि हमने जैव विविधता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में समझ लिया। अब जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण अपन किस किस प्रकार से कर सकते हैं और भारत में किस प्रकार से किया जा रहा है, तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, उन दोनों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले कुछ सामान्य जानकारी को समझते हैं। जैव विविधता का संरक्षण से तात्पर्य ऐसे प्रयासों से है जिसमें जिनसे जीन्स जीन्स यानी कि उस पौधे या जंतु का वंश और उसकी प्रजाति, ठीक है, आवास तथा इकोसिस्टम का संरक्षण हो, यानी कि उस पौधे का वंश भी बच जाए, उसकी प्रजाति जाति भी बच जाए, ठीक है, और उसी आवास के अंदर इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, इनका संरक्षण हो। अतः जैव विविधता संरक्षण का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि हम पूर्ण इकोसिस्टम को उसके प्राकृतिक रूप में संरक्षित रखें, यानी कि हमको पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए जैव विविधता को संरक्षित करना ही होगा। वर्तमान में जैव विविधता का संरक्षण निम्न दो प्रकार से किया जाता है। जैव विविधता का संरक्षण का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दो तरीके हैं, एक तो स्व स्थानीय संरक्षण, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, इन सिटू यानी कि स्व स्थानीय, जिस स्थान पे पौधा है, जंतु है, वहां उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए, ठीक है। और दूसरा होता है
बहिस्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू यानी कि बहिस्थानीय, यानी कि जिस स्थान पर कोई पौधा या जंतु है उसको वहां से हटा करके किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाए, वो बहिस्थानीय कहलाएगा। तो पहले अपन बात करेंगे स्वस्थानीय की। स्वस्थानीय में लिखा है जीवों के विकास एवं वृद्धि के लिए उनके प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास का मतलब जहां वो रहते हैं, जैसे कोई शेर है, भालू है, चीता है, गेंडा है, तो कोई पेड़ पौधे हैं, जिस आवास में वो रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है, क्योंकि वो उसके अनुकूलित हैं, वहां उनके लिए पर्याप्त मात्रा में जल है, ठीक है, और प्रकाश है, पर्याप्त मात्रा में उनके लिए तापमान है, जिस तापमान पे होना चाहिए वो पौधा जंतु, वो सारी चीजें उसके अनुकूलित होती हैं, तो वो आवास उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। ऐसा संरक्षण जो, देखो यहां से आपको याद करना है इसकी डेफिनेशन को, स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, यानी कि मनुष्य द्वारा उस प्राकृतिक आवास में ही उसको बचाया जाता है, स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण कहलाता है। जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है, जिसको बचाने के लिए अपन प्रयास कर रहे हैं उसको उसी प्राकृतिक आवास में रखेंगे। अब इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसके तहत जीवमंडल रिजर्व है, देखो बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, तथा संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। ये चार चीजें बनाई गई हैं, और इन चारों की जो संख्या है इंडिया के अंदर वो भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में वर्तमान में 14 जीवमंडल रिजर्व है, पहले पता क्या था अपना, जीवमंडल रिजर्व नहीं, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने हैं, ये 14 हैं। दूसरे हैं 99 नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है 99 है। तीसरे हैं अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो है 523 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और लास्ट में है संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो है 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। देखो इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि हर साल प्रतिवर्ष कोई ना कोई एक अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बन जाता है। ये तो आपको ये संख्या जरूर याद रखनी है, चार बातें हैं, चार चीजें हैं, चारों की संख्या आपको याद रखनी है। जिससे देश का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग 1,58,754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित हो चुका है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.83% है, यानी कितना भाग संरक्षित हो चुका है स्वस्थाने के लिए। बहिस्थान का मतलब है यानी कि उस पौधे या जंतु को वहां से उस प्राकृतिक आवास से हटा करके अपन दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें, स्थानांतरित कर दें, वो बहिस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। जैव विविधता संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त पादप, तो पादप हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, वह जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि कृत्रिम आवास में रखेंगे। इसके तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण हेतु वनस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन, ठीक है, बोटनिकल गार्डन जो वहां उसको ले जाएंगे अपन पौधे को, बीज बैंक, ठीक है, बीज बैंक बनाए गए हैं पौधों के लिए, उत्तक संवर्धन प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं, ठीक है, आदि की स्थापना की जाती है। वहीं जंतुओं के लिए, ये तो बात हुई पौधों के लिए, ठीक है, ये वनस्पति के लिए बात हुई थी। अब बात करेंगे जंतुओं का संरक्षण कैसे करेंगे। जंतुओं के संरक्षण के लिए चिड़ियाघर बनाए गए हैं, जैसे कोई पक्षी वगैरह है तो उसको अपन उस चिड़ियाघर में रखेंगे उसको बचाने के लिए। एक्वेरियम, एक्वेरियम होता है अपनी, जैसे मछलियां वगैरह होती हैं उनको रखते हैं अपन, ठीक है, तो एक्वेरियम के अंदर रखेंगे। संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं के जननद्रव्यों अर्थात बीज, फल, पराग, बीजाणु, ठीक है, ये तो पौधों की बात हुई, और शुक्राणु और अंडाणु ये जंतुओं के जो युग्मक हैं उनकी बात हो रही है। आदि का संरक्षण निम्न ताप संरक्षण विधि, यानी कि इनको कम तापमान के ऊपर, निम्न ताप इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, उसके ऊपर इनको रखा जाता है ताकि ये लंबे समय तक चले, खराब नहीं हो, एवं मंदवर्ती कल्चर तकनीक से किया जाता है। यानी कि संकटग्रस्त पादप जंतुओं का जो जननद्रव्य है, जननद्रव्य जैसे उनके बीज हैं, फल है, परागकण है, ठीक है, बीजाणु है, उनके शुक्राणु अंडाणु है, इनको निम्न तापमान के ऊपर रखा जाता है, और उसकी जो मध्यवर्ती कल्चर उस तकनीक से इनको बचाया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा और क्या करते हैं, इसके अलावा संकटग्रस्त पौधों जंतुओं के जीन्स को अनुरक्षणक्षम अवस्था में जीन बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। जीन बैंक, जिस प्रकार से अपने पैसों वाले जो बैंक होते हैं जहां पर रुपए का लेन देन होता है, वैसे ही जो अपने पेड़ पौधे जीव जंतु जो हैं उनको बचाने के लिए जीन बैंक बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का जो अंतिम जो पॉइंट था, जैविकता का संरक्षण जो है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में समझा, और उसके बाद पश्चात हमने लास्ट में ये देखा कि संरक्षण दो प्रकार से होता है, इन सिटू और एक्स सिटू, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की।
धन्यवाद।